हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई नंबर 1 की चल रही होगी। तो डियर बायोलॉजिस्ट, मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th की अध्याय 1 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? क्या बात करेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्प देने वाले पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो डियर बायोलॉजिस्ट, मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने क्या किया था, 3 क्लास आपको दे चुका हूं इस अध्याय का, यानी कि पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का। आज ये हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले की तीनों क्लास आपको हमारे ही चैनल पे, आप जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023-24 नाम का। इस कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023-24 नाम के प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 12 की पूरी बायोलॉजी मिलेगी फ्री में। क्या? फ्री में मिलेगी, आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा और आप पढ़िए अच्छे से और अच्छे से स्कोर कीजिए अपने एग्जाम में। तो डियर बायोलॉजिस्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पूरी क्लास कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको जान लेते हैं, और कैसे पढ़ने वाले हैं उसको जान लेते हैं। तो डियर बायोलॉजिस्ट, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्त्री केसर के बारे में। अब स्त्री केसर होता क्या है उसको जानते हैं। तो आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब इस चित्र को समझते हैं, तब जाकर के स्त्री केसर हमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो स्त्री केसर होता है वो एक पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग होता है। देखिए, क्या होता है, पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग का देखभाल करने वाला भाग होता है। ओके, इससे केसर क्या होता है, पुष्पीय पादप, किसी भी पुष्प के अंदर अगर आप चले जाओगे, ठीक है, कोई भी पुष्प हो, XYZ, छोटा पुष्प हो या फिर बहुत बड़ा पुष्प हो, वहां पर अगर जाओगे तो आपको वहां पर जो स्त्री जनन अंग होगा वो स्त्री केसर ही होगा। और अगर आप नर जनन अंग की बात करते हैं तो नर जनन अंग आपको जो मिलेगा वो आपको पुमंग या फिर जिसको पुंकेसर के नाम से जानते हैं वो मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं स्त्री केसर क्या होता है। तो स्त्री केसर पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, स्त्री केसर एक अंडपी हो सकता है, बहुअंडपी हो सकता है। ठीक, क्या होता है, एक अंडपी हो सकता है और बहुअंडपी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, स्त्री केसर के प्रत्येक अंडक के नीचे एक फूला हुआ भाग पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंडक के नीचे एक फूला हुआ भाग पाया जाता है, उसको नाम देते हैं अंडाशय। क्या देते हैं नाम? अंडाशय देते हैं। और अंडाशय के ऊपर एक पतली सी नली के समान संरचना पाई जाती है। ये अंडाशय है, ठीक है, ये हमारा अंडाशय है। इसके ऊपर एक पतली सी नली के समान संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और वर्तिका के सबसे ऊपर देखेंगे तो कुछ घुंडी के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, और इस घुंडी नुमा संरचना को हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। नाम मैं बता दूं आपको फिर से, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और ये तीनों जिस चीज पर टिके होते हैं उसका नाम है पुष्पासन। और ये जो पुष्पासन होता है वो हरे रंग का होता है। क्लियर हुआ इतना? अब हम लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे एग्जाम में। देखिए, जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर, स्त्री केसर पुष्पीय पादप में, पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग का, जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आया बेटा? कि जो स्त्री केसर होता है आपका, वो क्या करता है, किसी भी पुष्प के अंदर मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी पॉइंट क्या होगी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर एक अंडपी या बहुअंडपी, एक अंडपी या बहुअंडपी हो सकते हैं। एक अंडपी या फिर बहुअंडपी हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? स्त्री केसर क्या होता है, एक अंडपी या फिर बहुअंडपी हो सकता है।
एक अंडापी स्त्री केसर को किस नाम से जानेंगे? एक अंडापी जो स्त्री केसर होगा उसको हम एक स्त्री केसर कहेंगे, और जो बहु अंडापी स्त्री केसर होगा उसको हम बहु स्त्री केसर के नाम से जानेंगे। इसलिए आगे बात करते हैं कि प्रत्येक अंडक के नीचे, ठीक है, स्त्री केसर में प्रत्येक अंडक के नीचे एक फूला हुआ भाग पाया जाता है। फूला हुआ भाग पाया जाता है, ठीक है। स्त्री केसर में प्रत्येक अंडक के नीचे एक फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे अंडाशय के नाम से जाना जाता है। अंडाशय के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को हम अंडाशय के नाम से जानते हैं, या फिर अंडाशय कहते हैं। इतना भी लिख देंगे तब पर भी हमारा नंबर नहीं कटेगा। ओके, क्लियर हुआ। अब अंडाशय की बात करते हैं तो ये हमारा एक अंडाशय है, और इस अंडाशय के ऊपर एक पतली सी नली है। तो ये क्या है? इस अंडाशय के ऊपर एक पतली सी नली है, और इस नली का नाम क्या है? ठीक है, अंडाशय के ऊपर एक पतली सी नली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे वर्तिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वर्तिका के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करते हैं तो ये हमारी वर्तिका हो गई। इस वर्तिका के ऊपर एकदम देखेंगे, किसका? वर्तिका के एकदम ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ घुंडी के जैसी संरचना दिखाई देगी। घुंडी के जैसी संरचना मतलब आपको कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई दे रही होगी, ठीक है, इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। तो इस संरचना को हम कैसे लिखेंगे, क्या कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो हम लिखेंगे वर्तिका के ऊपर घुंडी नुमा संरचना उपस्थित होती है। घुंडी नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना? इसे बात देख लेते हैं। स्त्री केसर पुष्पी पादप में मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है देखभाल करना या फिर उसका संरक्षण करना। ओके, अब स्त्री केसर क्या होता है? एक अंडपी होता है, यानी कि स्त्री केसर एक अंडा वाला हो सकता है या फिर बहुअंडवी ढेर सारे अंडा वाला स्त्री केसर हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद है स्त्री केसर में प्रत्येक अंडक के नीचे जितने भी अंडक पाए जाते हैं उस अंडक के नीचे क्या होता है? एक फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसको हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद अंडाशय के ऊपर एक पतली सी नली के जैसी संरचना पाई जाती है या नली के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम वर्तिका के नाम से जानते हैं। इतना भी क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। वर्तिका के ऊपर कुछ घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है। ये घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, इस घुंडी नुमा संरचना को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। अब ये वर्तिकाग्र का काम क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वर्तिकाग्र जो होता है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है, सबसे ज्यादा मदद करता है आपका परागण की क्रिया में। वर्तिकाग्र मदद करता है, परागण की क्रिया में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जब कहीं से उड़ता उड़ता परागकण आता है तो इसी वर्तिकाग्र के अंदर फंस जाता है, और वर्तिकाग्र के अंदर फंसने के बाद वर्तिकाग्र से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो उस परागकण को फुलाते हैं। ठीक है, फुलाने के बाद परागकण से परागकण का अंकुरण होता है, और वहां से अंकुरण होकर के परागकण का जो जनक कोशिका होती है उसकी केंद्रक बाहर आती है और जा करके यहाँ पर
जुड़ जाती है, निषेचन की क्रिया कर लेती है। अभी उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जितना है उतना हम देखते हैं। आगे की बात करते हैं तो अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। ये हमारी अंडाशय है और इस अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है जिसका नाम होता है भ्रूणपोष। ठीक है, क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। अब अगर हम भ्रूणपोष की बात करते हैं तो भ्रूणपोष क्या होता है? देखिए, भ्रूणपोष जो होता है उसमें भ्रूण के लिए ढेर सारे भोज्य पदार्थ यानी कि खाने पीने की चीजें रखी होती है, खाने पीने की चीजें संचित होती है। अब देखिए, भ्रूणपोष के अलावा भ्रूणपोष जो होता है जिसको गर्भाशय गुहा कहते हैं, उसी भ्रूणपोष में एक अपरा नाम की संरचना पाई जाती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा पाई जाती है। अब वो प्लेसेंटा क्या करती है? प्लेसेंटा जो होता है वो खाने पीने के भोजन को भ्रूण के पास पहुंचाने में सहायता करती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अपरा का काम होता है भ्रूण को पोषण देना। अपरा का काम क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, अपरा से उत्पन्न जो दीर्घ बीजाणु धानी होती है। ठीक है, अपरा से जो उत्पन्न होती है दीर्घ बीजाणु धानी, उसको मादा युग्मको उद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मादा युग्मको उद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिख लेते हैं, अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा, एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। गर्भाशयी गुहा पाई जाती है जिसे गर्भाशयी गुहा पाई जाती है जिसे भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। भ्रूणपोष के नाम से या भ्रूणपोष कहा जाता है, कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं भ्रूणपोष की, तो भ्रूणपोष के जैसा ही एक और नाम आता है जिसको हम कहते हैं भ्रूणकोष। भ्रूणकोष, केवल एक शब्द का अंतर है, यहाँ पर प है और यहाँ पर क है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भ्रूणपोष क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है। तो आज आपकी इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे चुटकी बजा करके। देखिए, जहां पर पोष आता है इसको याद कीजिए, पोष। पोष से मतलब होता है पोषण। पोष से मतलब क्या होता है? पोषण। अब पोषण में आपको खाना पीना मिलेगा, पानी मिलेगा ना। पोषण में क्या होता है? खाना पीना और पानी मिलता है। तो भ्रूणपोष का मतलब ये होता है कि जहां पर खाना पीना और पानी, ठीक है, आपके ढेर सारे भोज्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें रखी हो, उसे भ्रूणपोष कहते हैं। ओके, अब अगर हम कोष की बात करते हैं तो कोष का मतलब होता है एक स्थान। इस प्रकार से एक स्थान होता है, ठीक है, कटोरे के जैसा, उसको हम कोष कहते हैं। जैसे आप गांव में जब छोटे बच्चों की तेल से मालिश किया जाता है तो वहां पर आप सुनोगे कोसी। ठीक है, कोसी। कोसी का मतलब क्या होता है? एक स्थान होता है कुछ सामान रखने के लिए। तो उसी प्रकार से अगर हम भ्रूणकोष की बात करते हैं तो भ्रूणकोष का मतलब होता है जहां पर भ्रूण उपस्थित होता है, जहां पर भ्रूण पाया जाता है, उसको हम भ्रूणकोष कहते हैं। और जहां पर उसी भ्रूण के लिए खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन पाया जाता है उसे हम भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। ओके, फिर आगे की बात करते हैं। भ्रूणपोष के अंदर, भ्रूणपोष के अंदर एक अपरा नाम की संरचना पाई जाती है। जो भ्रूण को पोषण देने में सहायता करती है। भ्रूण को पोषण देने में सहायता करती है। भ्रूण को क्या करती है? पोषण देने में सहायता करती है। यानी कि भ्रूण को जो खाना पीना मिलता है वो
देने का काम क्या करता है, अपरा करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायक कौन सा होता है, कौन होता है? तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायक होता है मेरे प्यारे बच्चों अपरा, जिसको हम नाड़ के नाम से भी जानते हैं। क्या? नाड़ के नाम से जानते हैं, और इसका अंग्रेजी नाम होता है प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा इसका अंग्रेजी नाम होता है। अब आगे बात करते हैं, तो अपरा से एक दीर्घ बीजाणु उत्पन्न होती है। ठीक है, अपरा अगर किसी चीज को पोषण देगा तो कुछ चीज बनेगा, तो क्या करेंगे हम, अपरा से एक दीर्घ बीजाणु उत्पन्न होती है जिसे बीजांड के नाम से जाना जाता है। बीजांड कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। आगे की बात करते हैं, तो बीजांड हमारा क्या होता है, इसी के अंदर पाया जाता है। ये जो चीज है वो बीजांड कहलाता है। इसके बारे में हम आगे क्लास में देखेंगे एकदम डिटेल से। अगली क्लास हमारा बीजांड के ऊपर ही होगा। अब देखते हैं, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश नामक संरचना पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर भ्रूणपोष और भ्रूणकोश के बारे में अच्छे से समझाया। ठीक, तो वही भ्रूणकोश होता है जो बीजांड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो मादा युग्मकों भिद होती है, मादा युग्मकों उद्भिद होती है, यानी कि ये मादा युग्मक को निर्माण करने में सहायता करते हैं। कौन? जो हमारा बीजांड होता है वो मादा युग्मक, पुष्टि पादप में जो मादा युग्मक होती है उसको निर्माण करने में सहायता करती है। आई होप डियर बायोलॉजिस्ट, आज की क्लास आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,